तेज हवाओं और उफनती लहरों के बीच तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा एक आदमी डर के मारे जम गया। उसे लगा समुद्र में कुछ चल रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन तभी उसने देखा लहरों में से एक विशालकाय टेंटकल स्पर्शक बाहर निकला। यह है साल 2205 की रूस की नई क्थुल्हु थीम पर बनी आपदा फिल्म अत्यधिक ठंड की पूर्व संध्या, एक्सट्रीम कोल्ड ईव। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 470 मिलियन रूबल की कमाई की और रूस के रिव्यू वेबसाइट्स पर 8.7 रेटिंग हासिल की। अनंत बर्फीले उत्तर ध्रुव में कई देशों के वैज्ञानिकों की एक टीम शोध कर रही है। वे समुद्र के नीचे सोनार यंत्र डालकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इसी बीच टीम लीडर अन्ना को सूचना मिलती है, उत्तर पश्चिम दिशा में एक बर्फीला तूफान बन रहा है, 30 मिनट में यहां पहुंचेगा, तुरंत निकासी करो। टीम जल्दबाजी में सामान समेटती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसी वक्त एक रूसी पनडुब्बी उसी क्षेत्र से गुजर रही थी। जब उन्होंने समुद्र में बहुत सारे सोनार उपकरण देखे तो कप्तान ने एंटी इंटरफेरेंस सिस्टम ऑन कर दिया। बर्फ की सतह पर खड़ी अन्ना को तभी लगा जमीन हिल रही है और देखते ही देखते बर्फ फट गई। पानी का फव्वारा ऊपर उठा। बर्फ के नीचे से आने वाला यह कंपन धीरे धीरे एक भयंकर दरार, आइस क्रैक में बदल गया। अन्ना और उसका साथी लाओ वांग मोटरस्नो लेकर भागते हैं, पर बर्फ टूटती जाती है। उनका पूरा कैंप समुद्र में समा जाता है। नीचे समुद्र में पड़ी रूसी पनडुब्बी अचानक झटका खाती है। कप्तान को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन तभी पनडुब्बी को कोई चीज खींचकर नीचे ले जाने लगती है। वह तुरंत सिग्नल बीकन भेज देता है, मदद के लिए SOS। रूसी नौसेना तुरंत कार्रवाई करती है। रेस्क्यू मिशन का नेतृत्व करता है कैप्टन एंडोनोव्स्की। उधर अन्ना और लाओ वांग किसी तरह तट तक पहुंचते हैं। वो पास के एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क करते हैं, पर तूफान की वजह से कोई उन्हें लेने नहीं आ सकता। तभी उन्हें बर्फ पर लाल रोशनी चमकती दिखती है। वह रूसी सैन्य बीकन है। मुठभेड़ और रहस्य तभी बर्फ दोबारा हिलती है और एक पनडुब्बी सतह पर आती है। अन्ना पहले सोचती है कि शायद बचाव दल है, पर झंडा देखकर समझ आती है कि यह रूसी सेना है। वह कप्तान एंडोनोव्स्की से मिलती है, उसे बताती है कि बर्फ अचानक क्यों फट गई। संकेत मिलता है कि यह कोई समुद्री भूगर्भीय हलचल थी। एंडोनोव्स्की समझता है कि कोई बड़ी समस्या है। वो अन्ना और वांग को अपनी पनडुब्बी पर ले लेता है। वो बीकन सिग्नल की स्थिति को देखकर कहता है, दूसरी पनडुब्बी शायद गहराई में फंसी हुई है। समुद्र की गहराई में भय पनडुब्बी ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं, समुद्र की सतह से विशाल लहरें उठने लगती हैं। शुरू में सबको लगा कि यह तूफान है, पर फिर दिखा लहरों के बीच कुछ हिल रहा है। एक पल बाद दर्जनों मीटर ऊंचा ऑक्टोपस समुद्र से निकलकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और उसे अपने टेंटकल्स से कुचल देता है। पनडुब्बी के कैमरे में यह सब दिख रहा था। अंदर बैठे सभी सैनिक दंग रह जाते हैं। इतने साल आर्कटिक में काम किया, कभी ऐसा राक्षस नहीं देखा। ऑक्टोपस अब पनडुब्बी की ओर बढ़ रहा है। कप्तान आदेश देता है, तुरंत पलट जाओ। पनडुब्बी पूरी गति से मुड़ती है, पर वह दैत्य बहुत तेज है। एंडोनोव्स्की आदेश देता है, 2 टॉर्पीडो फायर करो।
विस्फोट होता है पर दैत्य जिंदा है। दूसरी बार भी वे हमला करते हैं, फिर भी कोई असर नहीं। फिर एक विशाल टेंटकल पनडुब्बी पर प्रहार करता है। जहाज नीचे गिरने लगता है, एक हिस्से में पानी भर जाता है। अंत में कप्तान को एहसास होता है ये जीव शायद हमारी आवाज पर प्रतिक्रिया करता है। वह आदेश देता है, सभी रडार और सोनार बंद करो। जैसे ही उपकरण बंद होते हैं, ऑक्टोपस अचानक लक्ष्य खो बैठा। अगर वह एक बार और टकराता तो हम सब मारे जाते। पता चला कि ऑक्टोपस अपने शिकार को सिग्नल के जरिए ढूंढता है। पायलट ने इंजन दोबारा चालू किया और पनडुब्बी को उसके टेंटेकल्स शिकंजों के बीच सावधानी से निकाल लिया। आधे दिन की मेहनत के बाद पनडुब्बी आखिरकार वहां से निकलने में सफल रही। लेकिन जब एंटोन लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी उन्हें अचानक एक दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी का सिग्नल मिला। एंटोन ने नक्शा खोला तो पाया कि वह पनडुब्बी तो ठीक उनके नीचे ही है। भले ही यह पता नहीं था कि उसमें कोई जीवित बचा है या नहीं, फिर भी एंटोन ने बचाव करने का फैसला किया। उसने अपनी पनडुब्बी को चट्टान के ऊपर रोका और एक छोटी बचाव पनडुब्बी को नीचे भेजा। कुछ घंटे के गोता लगाने के बाद बचाव दल नीचे पहुंचा। क्रू मेंबर ने दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा सभी मर चुके हैं, इसलिए उसने दरवाजा खोला। हम जिंदा हैं भाइयों, दूसरी पनडुब्बी के कप्तान की आवाज आई। हाँ, कप्तान अब भी जिंदा था। असल में जब हादसा हुआ तो सभी नाविक जहाज के आगे वाले हिस्से में चले गए थे, इसलिए वे बच गए। जब एंटोन को यह पता चला, उसने तुरंत बचाव शुरू किया। लेकिन छोटी पनडुब्बी में जगह कम थी, इसलिए एक बार में सिर्फ कुछ लोगों को ही ले जाया जा सकता था। रवाना होने से पहले पायलट ने एक लोकेशन मॉड्यूल सिग्नल डिवाइस लगा दिया ताकि बाद में आसानी से बचाव किया जा सके। पर जैसे ही वह डिवाइस चालू हुई, दूर कहीं वह विशाल ऑक्टोपस फिर से सक्रिय हो गया। उधर जहाज के अंदर किसी को भी पता नहीं था कि ऑक्टोपस लौट आया है। भले ही पनडुब्बी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी, लेकिन कई उपकरण अब भी काम कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना द्वारा इसे खोजे जाने से बचाने के लिए कप्तान ने स्टैनली को आत्मविनाश सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू करने भेजा। स्टैनली और डेक्सरस इंजन रूम की ओर चल पड़े। ऊपर चट्टान पर बचाव पनडुब्बी लौट रही थी। नरसेना घायल सैनिकों की देखभाल में लगी थी। पर तभी रडार पर एक विशाल छाया दिखी। वह था क्रैकन, वही विशाल ऑक्टोपस। सब घबरा गए, पर एंटोन ने सभी को शांत किया। उसने आदेश दिया कि पनडुब्बी नीचे की दरार में उतर जाए। संकीर्ण दरार में ऑक्टोपस का बड़ा शरीर फंस गया। क्रोधित होकर वह तड़पने लगा और नीचे की दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी की ओर बढ़ गया। यह देखकर एंटोन को एक योजना सूझी। उसने कहा कि जब स्टैनली आत्मविनाश चालू करे तो साथ में उस पनडुब्बी का रडार और सोनार भी चालू कर दे। जैसे ही रडार चालू हुआ, ऑक्टोपस सीधा वहां जा पहुंचा। स्टैनली के लौटते ही पायलट ने कनेक्शन तोड़ दिया और सबको लेकर तेजी से वहां से निकल गया। जैसे ही वे दूर हुए, ऑक्टोपस ने अपनी टेंटेकल्स से उस पनडुब्बी को जकड़ लिया और उसी क्षण आत्मविनाश प्रणाली सक्रिय हो गई। भारी विस्फोट से ऑक्टोपस के टुकड़े टुकड़े हो गए। सबने राहत की सांस ली। कहानी के अंत में एंटोन अपने बचे हुए दल के साथ सतह पर लौट आया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनके जाने के कुछ देर बाद एक और ऑक्टोपस वहां आ पहुंचा। उसने मरे हुए ऑक्टोपस को खा लिया। स्पष्ट था, यह कहानी तो बस शुरुआत थी।